हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लर्नर होता है सीखने वाला, मीन्स अधिगम करता, या फिर आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन का मीनिंग होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का परिमार्जन करना। एंड साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ये हो सकती है, या फिर ये है कि एक लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, मीन्स बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यवहार को परिमार्जित करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो एजुकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड्स से आया है। ये आया है एजुकेयर, एजुशेयर एंड एजुकेटम वर्ड्स से। एजुकेयर मीन्स होता है टू लीड आउट और रेज। टू लीड आउट मीन्स किसी का नेतृत्व करना, और रेज मीन्स होता है उसको बढ़ाना या उसको उठाना। और एजुशेयर मीन्स होता है टू ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स उसको ऊपर लाना, ठीक है। और एजुकेटम का मीनिंग भी वही होता है, टू ब्रिंग अप। तो एजुकेशन की एक जो एजुकेशन का जो एक पर्टिकुलर मीनिंग है वो हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग है टू ब्रिंग आउट द इंस्टिंक्टिव पावर ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे की जो इंस्टिंक्टिव पावर है, उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है, उसको बाहर लाना, उसको बाहर निकालना या उसको ऊपर लाना। एंड टू लीड द पावर इन राइट डायरेक्शन एंड टू रेज इट, और उसको लीड करना, उसकी पावर को लीड करना एक राइट डायरेक्शन में और उसको ऊपर उठाना। या आप कह सकते हैं कि बच्चे की इंस्टिंक्टिव पावर को बाहर लाना और उसकी जो इंस्टिंक्टिव पावर है, उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है, उसका एक सही दिशा में नेतृत्व करना और उसको ऊपर ले जाना। ये होता है एक शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन का मीनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट बुक के बारे में। एजुकेशन पर लिखी गई जो फर्स्ट बुक है वो है एमिल, जो कि 1762 में लिखी गई थी रूसो के द्वारा। एजुकेशन पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। एजुकेशन विदाउट दिस रिमेन पुअर एंड इनकम्प्लीट। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वो एक मनुष्य का और एक समाज का निर्माण करे। अगर शिक्षा ऐसा नहीं कर पाती है तो वो शिक्षा पुअर है और इनकम्प्लीट है, अधूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका ओरिजिन माना जाता है सन 1900 के आसपास से, लेकिन ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आई थी 1920 में। और इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाले जो थे वो APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। इन्होंने ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प की थी। आगे हम बात करेंगे जी स्टैनले हॉल के बारे में। तो स्टैनले हॉल कौन है? स्टैनले हॉल APA के फाउंडर हैं। APA जिस संस्था की हमने बात की थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके फाउंडर हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल विलियम जेम्स के स्टूडेंट थे और ये ही APA के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो जो APA है वो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1892 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि APA की फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड हुई थी। तो APA की जो फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी दिसंबर 1892 में। और कहाँ पर हुई थी? एक यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, USA के अंदर। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि APA की स्थापना हुई थी जुलाई 1892 में एंड APA की फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1892 में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में।
एक स्किनर जो है बहुत ख़ास स्किनर का योगदान रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इन्होंने रीइंफोर्समेंट की भी बात की है कि किस तरह से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो जब हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं या रिवॉर्ड्स या पुरस्कार आप कह सकते हैं, तो बच्चा क्या है कि जो भी बिहेवियर वो करता है, जो भी काम वो करता है, तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हमें उसको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। तो इनकी थ्योरी भी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्किनर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्किनर की डेफिनेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कंप्लीट बिहेवियर और कंप्लीट पर्सनैलिटी वो सब आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और संपूर्ण व्यक्तित्व आ जाता है, ऐसा कहना है स्किनर का। तो आप इसको याद रख सकते हैं बिहेवियर और पर्सनैलिटी से। एक दूसरी डेफिनेशन है स्किनर की, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स एजुकेशन, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है, टीचिंग और लर्निंग से है। तो इसको आप याद रख सकते हैं टीचिंग और लर्निंग से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। Educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनका वर्णन और व्याख्या करता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, बर्थ थ्रू ओल्ड एज, यानी कि जन्म से वृद्धावस्था तक। इससे आप याद रख सकते हैं कि क्रो और क्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा किस तरह से सीखता है, उसके सीखने में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किन किन चीज़ों का योगदान होता है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, जो है आपका लर्निंग है, करिकुलम है, प्लानिंग है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज़ हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज़ हैं, सोशलाइजेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, कोग्निशन एंड इमोशंस हैं। तो और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि एक बच्चा है किस तरह से सीखता है और उसके सीखने को और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। कि बच्चा अगर क्रिएटिव है तो हम उसका पता लगाएं, उसकी क्रिएटिविटी को जानें, उसको और आगे बढ़ाएं। जैसे कि हमने एजुकेशन की डेफिनेशन की बात की थी कि एजुकेशन की डेफिनेशन ही ये है कि हम बच्चे, क्या हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई ना कोई हुनर होता है, तो उसको पहचानना और उसको पहचान करके उसको एक सही दिशा में आगे लेकर के जाना ही एजुकेशन है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यही कहती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि जो मनोविज्ञान के आपके सिद्धांत हैं, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जब हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में आपकी कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज़ हैं, जो बताती हैं कि आप बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप बच्चे को अगर इस तरह का इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा इस तरह का बन जाएगा। तो कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि मनोविज्ञान की थ्योरी हैं। उनको जब एजुकेशन में यूज़ किया तो जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है, एजुकेशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। देखिए, जब इससे पहले जब साइकोलॉजी एजुकेशन के अंदर नहीं आई थी, तो जो एजुकेशन है वो एक बच्चे पर फोकस नहीं करती थी। जिस तरह से टीचर पढ़ा रहा है वैसे ही पढ़ लिया जाएगा, मतलब टीचर पर फोकस था। जब टीचर ने जो पढ़ाया वो बच्चों ने पढ़ लिया, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब से साइकोलॉजी आई है तो साइकोलॉजी ने कहा है कि आप बच्चे को समझें, पहले आप बच्चे को समझें कि बच्चे की मतलब बच्चा किस तरह से, बच्चे का माइंड काम करता है, बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीखता है। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखेगा। हो सकता है कि 2 या 3 बच्चे एक तरीके से सीख जाएं, लेकिन सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखेंगे, तो उनको आपको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सब चीज़ें आती हैं एजुकेशन के अंदर, जिनको हमें स्टडी करना है, और इनको स्टडी करके हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम एक बच्चे को समझ सकते हैं, किस तरह से हम एक बच्चे को और ज़्यादा इम्प्रूव कर
सकते हैं, उसकी एजुकेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसकी एजुकेशन और ज़्यादा अच्छी हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो एक साइंटिफिक नेचर होता है। तो ऑब्वियसली एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर साइंटिफिक होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी बिहेवियरल है, व्यवहारिक है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, और पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है, और प्रैक्टिकल साइंस है। तो ये सब हुआ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने आपको जो भी टॉपिक्स बताए, इन पर सभी पर हम अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल से जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।